वॉल्थर नर्स्ट भौतिक रसायन विज्ञान के एक महान व्यक्ति थे जिनके काम ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिकी और रसायन विज्ञान के बीच की खाई को पाट दिया। उनका जन्म Riesa Etesistiukhe Tenofasosakegasio Anamanaia Asigente Pandesia Amayentataya Tekanasaliu Mawata जो तब प्रशिया साम्राज्य का हिस्सा था। मैंने था सिखे उनके पिता एक सम्मानित जिला न्यायाधीश थे जो अनुशासन और शिक्षा को महत्व देते थे। उस क्षेत्र में एक मजबूत इतिहास वाले परिवार से थी। युवा वाल्थर नंस्ट एक ऐसे घर में पले बढ़े जहां संस्कृति और बौद्धिक खोज की सराहना की जाती थी। उन्होंने ग्राउडेंस में व्यायामशाला में पढ़ाई की जहां उन्होंने पहली बार अकादमिक अध्ययन के लिए अपनी योग्यता दिखाना शुरू किया। विज्ञान में उनकी बात की प्रसिद्धि के बावजूद उनकी प्रारंभिक रुचियों में साहित्य और क्लासिक्स भी शामिल थे। उन्होंने 18वीं पेरिस में व्यायामशाला से एक प्रमाण पत्र के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की जिसने उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी। नर्स्ट ने व्यापक वैज्ञानिक आधार की तलाश में ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा शुरू की। में वह प्रायोगिक भौतिकी के कठोर तरीकों से अवगत हुए जो उनके करियर को परिभाषित करेंगे। उन्होंने जर्मन विज्ञान के केंद्र के करीब अध्ययन करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने उस युग के कुछ सबसे प्रमुख भौतिकविदों के व्याख्यान में भाग लिया। उनकी अकादमिक यात्रा जारी रही क्योंकि वह ऑस्ट्रिया में ग्रास विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने लुडविग बोल्ट्जमैन के मार्गदर्शन में काम किया जो सांख्यिकीय यांत्रिकी के एक अग्रणी थे। जिसने ऊष्मागतिकी और परमाणु सिद्धांत की उनकी समझ को आकार दिया। नर्स तब अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी करने के लिए वुर्जबर्ग विश्वविद्यालय चले गए। ऐसी वजहों में उन्होंने फ्रेडरिक कोलराउश के साथ काम किया। यहीं पर नर्स की मुलाकात स्वंते अरेनियस से हुई जो जीवन भर के मित्र और सहकर्मी बनेंगे। नर्स्ट ने गर्म धातु प्लेटों में चुंबकत्व द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोमोटिव बलों पर अपनी डॉक्टरेट थीसिस पूरी की। जिसे इटिंगशॉसन नर्स्ट प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस खोज ने एक शानदार युवा प्रयोगकर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की। नर्स्ट ने लीप्जिग में विल्हेम ऑस्टवाल्ड के सहायक के रूप में एक पद स्वीकार किया। विल्हेम ऑस्टवाल्ड भौतिक रसायन विज्ञान के नए क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति थे। नर्स्ट ने खुद को एक वैज्ञानिक क्रांति के केंद्र में पाया। उन्होंने अन्य भावी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ काम किया जिससे एक जीवंत बौद्धिक वातावरण में योगदान मिला। इसी दौरान नर्स्ट ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर अपना ध्यान केंद्रित किया। की उम्र में उन्होंने नर्स्ट समीकरण तैयार किया। यह समीकरण एक अर्धकोशिका की कमी क्षमता को मानक इलेक्ट्रोड क्षमता से संबंधित करता है। नर्स्ट समीकरण बैटरी और इलेक्ट्रोकेमिकल कोशिकाओं को समझने के लिए एक मौलिक उपकरण बन गया। इसने वैज्ञानिकों को आयनों की सांद्रता के आधार पर एक सेल के वोल्टेज की गणना करने की अनुमति दी। इस काम ने ऊष्मागतिकी और बिजली के बीच संबंध को मजबूत किया।
1883 में उनकी हैबिलिटेशन थीसिस ने इन इलेक्ट्रोमोटिव बलों का और पता लगाया। 1909 की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी और उन्हें जर्मन विज्ञान में एक उभरते सितारे के रूप में देखा गया। में उन्होंने नष्ट वितरण कानून विकसित किया। यह कानून नियंत्रित करता है कि एक विलय खुद को दो अमिश्रणीय सॉल्वेंट्स के बीच कैसे वितरित करता है। यह आज रसायन विज्ञान में उपयोग की जाने वाली निष्कर्षण प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना हुआ है। नर्स को गॉटिंगेन विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। गॉटिंगेन गणित और भौतिकी के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र था और यही नर्स ने भौतिक रसायन विज्ञान और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपने संस्थान की स्थापना की। उन्होंने दुनिया भर से छात्रों को अपनी प्रयोगशाला में आकर्षित किया। उन्होंने गॉटिंगेन के एक चिकित्सा प्रोफेसर की बेटी एम्मा लोमेर से शादी की। उनकी शादी खुशी से हुई थी और उनके अंततः 5 बच्चे थे। नर्स अपने ऊर्जावान और कभी कभी विलक्षण व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। वह एक छोटे कद के व्यक्ति थे जिनका गतिशील व्यक्तित्व ध्यान आकर्षित करता था। उन्होंने अवोगाद्रो के नियम और ऊष्मागति की दृष्टिकोण से सैद्धांतिक रसायन विज्ञान नामक एक पाठ्यपुस्तक लिखी। यह पाठ्यपुस्तक दशकों तक भौतिक रसायन विज्ञान के लिए मानक संदर्भ बन गई। इसने क्षेत्र को व्यवस्थित करने और उनके विचारों को विश्व स्तर पर फैलाने में मदद की। ऑरिंगेन में अपने समय के दौरान नर्स्ट ने नर्स्ट लैंप का आविष्कार किया। नर्स्ट लैंप ने कार्बन फिलामेंट के बजाय एक सिरेमिक रॉड का इस्तेमाल किया। यह उस समय के कार्बन फिलामेंट लैंप की तुलना में अधिक कुशल था। हालांकि केवल गर्म होने पर बिजली का संचालन करती थी। इसके लिए लैंप शुरू करने के लिए एक हीटर की आवश्यकता होती थी, जिससे इसका उपयोग करना कुछ हद तक जटिल हो जाता था। उन्होंने एक बहुत बड़ी राशि के लिए एक को पेटेंट बेच दिया। इस वित्तीय सफलता ने नर्स को एक धनी व्यक्ति बना दिया। अपनी नई संपत्ति के साथ वह अपने शौक में लिप्त होने और विलासिता खरीदने में सक्षम थे। उन्होंने 18वीं सदी में गॉटिंगेन में पहली निजी तौर पर स्वामित्व वाली ऑटोमोबाइल खरीदी। नर्स को गाड़ी चलाना पसंद था और वह अपनी उत्साही था कि हमेशा अंत हमेशा सुरक्षित नहीं मोटरिंग के लिए नए जाने जाते थे। नर्स लैंप को अंततः टंगस्टन फिलामेंट लैंप ने पीछे छोड़ दिया। हालांकि नर्स लैंप के सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट के पीछे का विज्ञान महत्वपूर्ण था। इसने आधुनिक ठोस ऑक्साइड ईंधन कोशिकाओं की भविष्यवाणी की। नर्स ने रासायनिक संतुलन में अपना शोध जारी रखा। वो इस बात में रुचि रखते थे कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं विभिन्न तापमानों पर कैसे व्यवहार करती है। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए एक प्रतिष्ठित प्रस्ताव स्वीकार किया। बर्लिन जाने से उन्हें जर्मन विज्ञान के बिल्कुल शीर्ष पर पहुंचा दिया गया। बर्लिन में ही उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध काम किया। उन्होंने ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम तैयार किया। इस नियम को नर्स ऊष्मा प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि पूर्ण क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य के करीब पहुंचती है क्योंकि निरपेक्ष तापमान शून्य के करीब पहुंचता है। यह एक साहसिक परिकल्पना थी जिसके लिए व्यापक प्रायोगिक सत्यापन की आवश्यकता थी। नर्स्ट और उनके छात्रों ने कम तापमान पर विशिष्ट ऊष्मा को मापने में वर्षों बिताए। उन्होंने क्रायोजेनिक परिस्थितियों में काम करने के लिए नए कैलोरीमीटर विकसित किए। उनके काम ने तापीय डेटा से रासायनिक संतुलन स्थिरांक की गणना करने का एक तरीका प्रदान किया। यह औद्योगिक रसायन विज्ञान के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसने किसी प्रतिक्रिया को चलाए बिना यह भविष्यवाणी करने की अनुमति दी कि वह घटित होगी या नहीं। नर्स के ऊष्मा प्रमेय को शुरू में कुछ भौतिकविदों से संदेह का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रायोगिक डेटा के संचय ने धीरे धीरे उन्हें सही साबित किया। तीसरा नियम
ऊष्मागतिक ढांचे का एक अभिन्न अंग बन गया। नर्स्ट विज्ञान के एक शानदार आयोजक भी थे। उन्होंने 1921 में पहले 16वें सम्मेलन को बुलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने धनी उद्योगपति अर्नेस्ट सोल्वे को बैठक को वित्त पोषित करने के लिए राजी किया। सम्मेलन ने क्वांटम सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए दुनिया के अग्रणी भौतिकविदों को एक साथ लाया। नर्स्ट ने विशिष्ट ऊष्मा के लिए क्वांटम सिद्धांत के महत्व को शुरू में ही पहचान लिया था। उनके निम्न तापमान मापन ने आइंस्टीन की क्वांटम भविष्यवाणियों की पुष्टि की। इस सहयोग ने क्वांटम यांत्रिकी के उभरते क्षेत्र को मान्य करने में मदद की। नर्स्ट कई रुचियों वाले व्यक्ति थे, खेती और शिकार शामिल थे। उन्होंने रीज में एक देश का एक घर खरीदा जहां उन्होंने अपना खाली समय बिताया। उन्होंने मछली पालन में भी संलग्न होकर कार्प के प्रजनन में वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू किया। उन्होंने मजाक में कहा कि वह कार्प का पालन करते थे क्योंकि वे पानी के साथ ऊष्मागतिक संतुलन में थे। उनकी बुद्धि और हास्य उनके सहयोगियों के बीच अच्छी तरह से ज्ञात थे। उन्होंने सेवा के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। उन्होंने शुरू में स्वयंसेवी ऑटोमोबाइल कोर में एक ड्राइवर के रूप में सेवा की। उन्होंने पेरिस पर अग्रिम के दौरान अग्रिम पंक्तियों के पास अधिकारियों को चलाया। हालांकि उनकी वैज्ञानिक विशेषज्ञता को जल्द ही उनके ड्राइविंग की तुलना में अधिक मूल्यवान माना गया। उन्हें रासायनिक युद्ध पर काम करने के लिए बर्लिन वापस बुलाया गया। नर्स्ट ने खाई युद्ध के गतिरोध को तोड़ने के लिए आंसू गैस के गोले के उपयोग की जांच की। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन हथियारों के परीक्षण को देखा। उन्होंने दुश्मन को खाइयों से बाहर निकालने के लिए गैर घातक उत्तेजक पदार्थों के उपयोग की वकालत। अंततः युद्ध घातक क्लोरीन गैस के उपयोग तक बढ़ गया। हेबर ने आगे बढ़ाया। नर्स्ट ने विस्फोटक और खाई मोटार पर काम करना जारी रखा। उन्हें उनकी युद्धकालीन सेवा के लिए आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। युद्ध ने नर्स्ट पर भयानक व्यक्तिगत तोड़ लिया। उनके दोनों बेटे संघर्ष के दौरान कार्रवाई में मारे गए थे। इस त्रासदी ने उन्हें अपने बाकी जीवन के लिए गहराई से प्रभावित किया। यह भेद से जानती है वह बर्लिन में अपने अकादमिक कर्तव्यों पर लौट आए। उस वर्ष के लिए रसायन विज्ञान में विलंबित नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विशेष रूप से उनके थर्मोकेमिस्ट्री में काम के लिए प्रदान किया गया था। इस मान्यता ने विज्ञान के महानतम लोगों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने तीसरे नियम के महत्व को समझाने के लिए अपने नोबेल व्याख्यान का इस्तेमाल किया। नर्स्ट ने 19 से 1972 में विश्वविद्यालय के रेक्टर के रूप में कार्य किया। अपने टेरशिप के दौरान के दौरान उन्होंने युद्ध के बाद की कठिन आर्थिक परिस्थितियों को नेविगेट करने की कोशिश की। वह नियो बेचस्टीन पियानो के विकास में भी शामिल थे। नर्स्ट ने उपकरण में सुधार के लिए ध्वनिकी के अपने ज्ञान को लागू किया। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पियानो बनाने के लिए बेचस्टीन और सिमेंस के साथ काम किया। इस उपकरण में छोटे हथौड़े और विद्युत चुंबकीय पिकअप का इस्तेमाल किया गया था। यह आधुनिक इलेक्ट्रिक पियानो का एक प्रारंभिक अग्रदूत था। नर्स्ट को संगीत से गहरा प्यार था, भले ही वह मन भरे शीश कहते जब मैंने ना खुद एक गुणी नहीं थे। सबसे दशक में उन्होंने खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में भी रुचि ली। उन्होंने आकाशगंगाओं के रेडशिफ्ट को समझाने के लिए थके हुए प्रकाश के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। हालांकि इस सिद्धांत को बाद में बिग बैंग सिद्धांत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन इसने उनकी बौद्धिक सीमा को दिखाया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मांड एक स्थिर अवस्था में था। नर्स्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्थापित विचारों को चुनौती देने से कभी नहीं डरते थे। उन्होंने अपने बाद के वर्षों तक अपनी कार चलाना जारी रखा। वह बर्लिन समाज में एक प्रमुख व्यक्ति बने रहे। हालांकि जर्मनी में राजनीतिक माहौल गहरा रहा था।
यह रहस्यों के उदय के साथ नाजियों के उदय के साथ नर्स ने खुद को शासन के साथ तेजी से मतभेद में पाया। लिखी वो से हत्या बोले गए होते, लेकिन उनके कई यहूदी सहयोगी और मित्र थे। उनकी दो बेटियों ने यहूदी पुरुषों से शादी की थी। नर्स्ट ने निजी तौर पर नाजी नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की थी। वह दिल से एक उदारवादी थे और अकादमिक स्वतंत्रता के दमन को नापसंद करते थे। हिटलर के सत्ता संभालने के तुरंत बाद नर्स्ट ने अपनी विश्वविद्यालय कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उनकी सेवानिवृत्ति आंशिक रूप से एक विरोध और आंशिक रूप से उम्र के कारण थी। वह जिबले में अपनी देश की संपत्ति पर लौट आए। वहां उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल से दूर एक अपेक्षाकृत शांत जीवन व्यतीत किया। उन्होंने वैज्ञानिक साहित्य पढ़ना और दोस्तों के साथ पत्र व्यवहार करना जारी रखा। हालांकि शासन ने उन्हें उनके कुछ मान पदों से वंचित कर दिया। नए आदेश ने उन्हें प्रभावी ढंग से हाशिए पर डाल दिया। वो वैज्ञानिकों की पुरानी पीढ़ी के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। उनकी दशक के अंत में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। हो गए जिससे और त्रासदी हुई। नर्स युद्ध के शुरुआती वर्षों को देखने के लिए जीवित रहे। उनका निधन 28 नवंबर पर अपनी मृत्यु के समय वह से रखे थे। नाजी सरकार द्वारा उनकी मृत्यु पर किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय ने एक दिग्गज के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। उनकी राख को बाद में गॉटिंगेन ले जाया गया, वह शहर जहां उन्हें सबसे बड़ी सफलता मिली थी। वह मैक्स प्लैंक और अन्य वैज्ञानिक दिग्गजों के पास दफन है। नर्स की विरासत हर रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में जीवित है। नर्स समीकरण हर रसायन विज्ञान के छात्र को पढ़ाया जाता है। ऊष्मा गतिकी का तीसरा नियम भौतिकी का एक संघ है। नर्स लैंप पर उनके काम ने भविष्य की प्रकाश प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। एक जटिल व्यक्ति थे, एक शानदार वैज्ञानिक और एक दुखद उन्होंने जर्मन विज्ञान के स्वर्ण युग का प्रतीक थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उनके योगदान मौलिक है। रासायनिक ऊष्मा गतिकी की हमारी समझ अधूरी होगी। उन्होंने दिखाया कि निरपेक्ष शून्य पर एंट्रोपी गायब हो जाती है। इस अंतर्दृष्टि के क्वांटम यांत्रिकी के लिए गहरे निहितार्थ है। नर्स ने तंत्रिका आवेगों के सिद्धांत में भी योगदान दिया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि उत्तेजना सीमा वर्तमान की आवृत्ति पर निर्भर करती है। इस काम ने भौतिक रसायन विज्ञान को जीव विज्ञान से जोड़ा। वह जैव भौतिकी के अग्रणी थे, इससे पहले कि इस क्षेत्र का कोई नाम भी हो। आइंस्टीन के साथ उनकी दोस्ती आपसी सम्मान की थी। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि नर्स्ट उन सबसे मौलिक दिमागों में से एक थे जिनसे वो कभी मिले थे। नर्स की सिद्धांत और प्रयोग को जोड़ने की क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें ये हिस्से मापना था, लेकिन से मापना था। बर्लिन में उनकी प्रयोगशाला वैज्ञानिक खोज का एक कारखाना था। उन्होंने भौतिक रसायनविदों की एक पीढ़ी को प्रशिक्षित किया जिन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। उनका प्रभाव जर्मनी से कहीं अधिक फैला हुआ था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और वहां व्याख्यान दिए। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों से मान डॉक्टरेट प्राप्त की। अपने सभी के बावजूद वह अपने प्रयोगों की भौतिक वास्तविकता में बने रहे। वो समस्या समाधान के लिए अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। नर्स का जीवन भौतिकी में
जबरदस्त बदलाव के दौर में फैला हुआ था। उन्होंने शास्त्रीय से क्वांटम भौतिकी में संक्रमण देखा। उन्होंने उस संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका ऊष्मा प्रमेय क्वांटम व्यवहार के पहले अनुभवजन्य प्रमाणों में से एक था। वह एक दूरदर्शी थे जो छोटे प्रभावों के निहितार्थों को देख सकते थे। उच्च तापमान पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा पर उनका काम भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने गैसों और विस्फोटों के पृथक्करण की जांच की। इसके आंतरिक दहन इंजन में व्यवहारिक अनुप्रयोग थे। नर्स्ट एक वैज्ञानिक थे जो अनुप्रयोग की परवाह करते थे। नर्स्ट लैम्प इसका सबसे दृश्यमान उदाहरण था। लेकिन अमोनिया संश्लेषण संतुलन पर उनका काम भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने दिखाया कि अमोनिया को संश्लेषित करने के लिए उच्च दबाव की आवश्यकता थी। इसने हेबर बॉश प्रक्रिया के लिए आधारशिला रखी। नर्स्ट का फ्रिट्ज हेबर के साथ एक प्रतिस्पर्धी संबंध था। वे प्रतिद्वंदी थे लेकिन एक दूसरे की क्षमताओं का भी सम्मान करते थे। नर्स्ट फोटोकेमिस्ट्री में श्रृंखला प्रतिक्रिया अवधारणा के स्वामी थे। उन्होंने समझाया कि कैसे एक एकल फोटॉन कई अणुओं की प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। यह तंत्र फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को समझने के लिए मौलिक है। फोटोग्राफी विज्ञान में उनके योगदान भी उल्लेखनीय थे। वह सिल्वर हैलाइड्स में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को समझते थे। नर्स्ट की बुद्धि बेचैन और हमेशा बढ़ती रहती थी। उन्होंने ऐसे समय में गाड़ी चलाना सीखा जब कारें दुर्लभ राक्षस थीं। उन्होंने अपने सभी रूपों में आधुनिकता को अपनाया। फिर भी वो पारंपरिक प्रशियाई मूल्यों वाले व्यक्ति भी थे। इस द्वौथ ने उन्हें एक आकर्षक चरित्र बना दिया। उनके छोटे कद को उनके विशाल व्यक्तित्व ने पूरा किया। वह अक्सर वैज्ञानिक सभाओं में ध्यान का केंद्र होते थे। उनकी आवाज को ऊंची लेकिन आधिकारिक बताया गया था। थे जिन्होंने कई पेपर और किताबें प्रकाशित को वह मूर्खों को खुशी से बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन वो प्रतिभाशाली छात्रों के अविश्वसनीय रूप से समर्थक थे। कई भावी नोबेल पुरस्कार विजेता उनकी प्रयोगशाला से गुजरे। उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जहां उत्कृष्टता की अपेक्षा की जाती थी। पर बर्लिन में उनका संस्थान वैज्ञानिक दुनिया की ईर्ष्या था। उनके पास सबसे अच्छे उपकरण और सबसे अच्छे दिमाग थे। नर्स्ट एक पारिवारिक व्यक्ति भी थे जो अपने बच्चों से प्यार करते थे। अपने बेटों का नुकसान एक ऐसा झटका था जिससे वह कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए। इसने उनके बाद के वर्षों पर एक छाया डाल दी। फिर भी उन्होंने अंत तक काम करना और सोचना जारी रखा। उनकी लचीलापन उनकी बुद्धि जितनी ही उल्लेखनीय थी। वाल्थर नर्स्ट विज्ञान के इतिहास में एक दिग्गज बने हुए हैं। उनका नाम उनके द्वारा खोजे गए समीकरणों और कानूनों में अमर है। उन्होंने पदार्थ और ऊर्जा की हमारी आधुनिक समझ की नींव बनाने में मदद की। प्रकाश बल्ब से लेकर ईंधन सेल तक को उनका प्रभाव महसूस किया से कक्षा से लेकर रासायनिक संयंत्र तक उनके विचारों का उपयोग किया जाता है। वाल्थर नर्स्ट एक सच्चे अग्रणी थे। उनकी जीवन कहानी प्रतिभा सफलता और त्रासदी की है। वह हर जगह वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। प्रकृति की सच्चाई के प्रति उनका समर्पण अटूट था। उन्होंने ब्रह्मांड के मौलिक नियमों को समझने की कोशिश की और उन्होंने दुनिया को बदल दिया। वाल्थर नर्स्ट आधुनिक भौतिक रसायन विज्ञान की जनक को याद करें। विसरण परत पर उनका काम आज भी उद्धृत किया जाता है। नर्स्ट विसरण परत इलेक्ट्रोड गतिकी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। उन्होंने गतिशीलता और विसरण गुणांक के बीच संबंध को परिभाषित किया। इसे नर्स्ट आइंस्टीन संबंध के नाम से जाना जाता है।
यह विसरण की मैक्रोस्कोपिक दुनिया को परमाणु गति की माइक्रोस्कोपिक दुनिया से जोड़ता है। घोल के सिद्धांत में नर्स के योगदान भी विशाल थे। उन्होंने घुलनशीलता उत्पाद और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया। उन्होंने समझाया कि सामान्य आयन घुलनशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं। उनके काम ने विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। अनुमापन और अवक्षेपण को अब मात्रात्मक रूप से समझा जा सकता है। नर्स्ट ने रसायन विज्ञान में गणित को इस तरह से लाया जैसा पहले किसी ने नहीं किया। उन्होंने रसायन विज्ञान को गुणात्मक से मात्रात्मक विज्ञान में बदल दिया। रसायन विज्ञान के शिक्षण पर उनका प्रभाव गहरा था। उनकी पाठ्यपुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। इसने टोक्यो से न्यूयॉर्क तक छात्रों को शिक्षित किया। नर्स्ट विज्ञान के एक वैश्विक नागरिक थे। उनका मानना था कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। प्रथम विश्व युद्ध ने इस विश्वास को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को फिर से बनाने का प्रयास किया। वह करती थे त्रुटिपूर्ण लेकिन शानदार। उनका घमंड अच्छी तरह से ज्ञात था, लेकिन हो उन्होंने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था, यह ईश्वर को दुनिया बनाने में 7 दिन लगे, लेकिन उन्हें दूसरे नियम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस बुद्धि ने उन्हें कई लोगों का प्रिय बना दिया। वह एक ऐसे चरित्र थे जिन्होंने एक स्थायी छाप छोड़ी। आगे से नर्स्ट के बारे में किससे रसायन विज्ञान विभागों में बताए जाते हैं। वह विज्ञान के लोक कथाओं का एक हिस्सा है। उनके प्रायोगिक कौशल पौराणिक थे। वह अविश्वसनीय सटीकता के साथ विशिष्ट ऊष्मा को माप सकते थे। उनका डेटा समय की कसौटी पर खरा उतरता है। वह प्रयोगशाला में एक पूर्णतावादी थे, लेकिन वह यही जानते थे कि कब अनुमान लगाना है। उनके पास भौतिक नियमों के लिए गहरी अंतर्ज्ञान थी। इस अंतर्ज्ञान ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी खोजों की ओर निर्देशित किया। तीसरा नियम शायद उनका सबसे बड़ा स्मारक है। यह ऊष्मा गतिकी के नियमों को पूरा करता है। यह एंट्रोपी के निरपेक्ष शून्य को परिभाषित करता है। यह गहन सौंदर्य की एक अवधारणा है। अवधारणा वॉल्टर नर्स्ट ने हमें समझ का यह उपहार दिया। उनका जीवन ज्ञान की खोज के लिए समर्पित था। वह शिखर पर और हमें दृश्य दिखाया। आज हम उनके कंधों पर खड़े हैं। उनकी कहानी आधुनिक विज्ञान की कहानी है। वह क्वांटम क्रांति की शुरुआत में वहां थे। उन्होंने जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे आकार देने में मदद की। उनकी विरासत सुरक्षित है। से नाथ ये तैनात सोच है। तो हमें हर जगह उनकी छाप दिखती है। हमारे से खानों में समय ठीक से कहना है। में यह समझे वो हमें इस दिन मंदिर में है। ऐसा से तेरी क्रिया में ऐसे वो दो भाई जानते कहते अमीरी ने यह सीने थी आज से वो ऐसे न बसाऊं था दे वैसे कराते से यह है ये ना से यह अलोन दे अनखी न दे है अना सरोवे। वो है आणविक दुनिया के सच्चे स्वामी थे। उनकी अंतर्दृष्टि ने अज्ञात के पर्दे को छेद दिया। उन्होंने भौतिक रसायन विज्ञान के अंधेरे कोनों को प्रकाशित किया और हम हमेशा आभारी है। उनके जीवन के विवरण एक अथक साधक की तस्वीर पेश करते हैं।
उन्होंने तब तक किसी समस्या पर हार नहीं मानी जब तक उन्होंने उसे हल नहीं कर दिया। उनकी दृढ़ता उनकी सफलता की कुंजी थी। उन्होंने हमें सिखाया कि कड़ी मेहनत और प्रतिभा साथ साथ चलती है। वॉल्थर नंस्ट का प्रभाव वैज्ञानिक संस्थानों की संरचना तक फैला हुआ था। उन्होंने अनुसंधान संस्थान के विचार का समर्थन किया। उन्होंने शुद्ध विज्ञान के लिए धन में विश्वास किया। वह जानते थे कि बुनियादी शोध से व्यवहारिक अनुप्रयोग होते हैं। यह दर्शन आज भी विज्ञान नीति का मार्गदर्शन करता है। वह शब्द के हर अर्थ में एक दूरदर्शी थे। भौतिक रसायन विज्ञान के वास्तुकार। कमजोर अम्लों के आयनीकरण पर उनका काम भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक पृथक्करण के सिद्धांत को परिष्कृत किया। उन्होंने बफर समाधानों की अवधारणा को स्पष्ट किया। ये उपकरण जैव रसायन विज्ञान में दैनिक उपयोग किए जाते हैं। जीव विज्ञान में उनकी पहुंच अपने समय से आगे थी। वॉल्टर नंस्ट एक एकीकृतकर्ता थे। उन्होंने लोगों और विचारों को एक साथ लाए आए। उनकी विरासत भौतिक दुनिया का एक एकीकृत दृष्टिकोण है। हम उनके काम को जारी रखकर उनका सम्मान करते हैं। वॉल्टर नंस्ट को कभी भुलाया नहीं जाएगा। उनकी भावना सत्य की खोज में जीवित है। वह हो शाश्वत प्रोफेजी है। आमने ज्ञान सच्ची अने सेरे अरहत से योते गोए रखते हाँ सही सरे गंथ ने अच्छा से चले हमारा मार्गदर्शन करते हुए। धन्यवाद वॉल्टर नंस्ट। और इसे अनाथते ठीक से गए खबर असहमंतर में हीरे की विशिष्ट ऊष्मा पर उनके प्रयोग अभूतपूर्व थे। हीरे ने क्वांटम सिद्धांतों के लिए सही परीक्षण मामला प्रदान किया। इसका उच्च डेबाई तापमान क्वांटम प्रभावों को दृश्यमान बनाता है। नंस्ट ने आइंस्टीन को सही साबित करने के लिए इस संपत्ति का फायदा उठाया। यह प्रायोगिक भौतिकी की एक जीत थी। उन्होंने तंत्रिका क्रिया क्षमता के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर भी काम किया। उत्तेजना दहलीज के लिए उनका सैद्धांतिक मॉडल अभी भी वैध है। वह एक ही सच्चे बहुश्रुत थे। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। वह परमाणुओं से लेकर सितारों तक हर चीज में रुचि रखते थे। वॉल्टर नंस्ट एक घटना थे। इसे घिस्ती है कि अनेक तादांतिक तानचियों थे। प्रकृति में शरीर ऐसे अनेक जैसा संदेह हुआ। उनकी ऊर्जा संक्रामक थी। अच्छे सप्ताह खेरी सहते हैं। उन्होंने अपने छात्रों को अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए प्रेरित किया। वो एक मांगलिक निष्पक्ष गुरु थे। कई लोगों ने अपने करियर के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने भौतिक रसायनविदों का एक राजवंश बनाया। नंस्ट स्कूल पूरे यूरोप में प्रसिद्ध था। वहां अध्ययन करना सम्मान का प्रतीक था। वॉल्टर नंस्ट ने 20वीं सदी के वैज्ञानिक परिदृश्य को आकार दिया। उनका प्रभाव को ऐसी 18वीं सदी में भी महसूस किया जाता है। वह विज्ञान में एक कालातीत व्यक्ति है। वॉल्टर नंस्ट विज्ञान में एक जीवन एक अच्छा जीवन जिया से है। हम आपको सलाम करते हैं। सही समय आपकी आत्मा को शांति मिले। आपके कारण अपने कारण दुनिया एक बेहतर जगह है। आपकी रोशनी अभी भी चमकती है। नंस्ट लैंप प्रकाश के आधुनिक युग के लिए एक पुल था। इसने ठोस अवस्था आयनिक चालकों की क्षमता को दिखाया। इस तकनीक का उपयोग अब कारों में ऑक्सीजन सेंसर में किया जाता है। हर बार जब कोई कार कुशलता से चलती है तो नंस्ट वहां होता है। उनके व्यवहारिक आविष्कार उनके सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि से मेल खाते थे।
All'osservio voleva tebe. E signora vuole sian या थे माता ज्ञानी चनर अतिथ्यन की सिद्धांत कार प्रयोग करता रीसे ननन सते सिद्धे इतर परसेप्शन करतारिया वैसे रीजे ना तेती सने अनुमतिरे प्रतिभाओं का एक दुर्लभ संयोजन। उन्होंने एक भौतिक रसायनज्ञ को क्या होना चाहिए इसके लिए मानक निर्धारित किया अनौठिरास भेरे ओलिजे और उन्होंने उस मानक को ऊंचा रखा। पीढ़ियों ने इसे हासिल करने की कोशिश की है, कुछ ने उनकी मार्गदर्शन के कारण सफलता प्राप्त की है। शिक्षकों के शिक्षक थे, उनकी अकादमिक वंशावली प्रभावशाली है। वह आधुनिक भौतिक रसायन विज्ञान के दादा है। हम सभी नए औदिया से वैज्ञानिक पोते हैं। उनका डीएनए हमारी पाठ्य पुस्तकों में है। वाल्थर नंस्ट जीवित है। तीसरा मैं इस खानियाउनो अलहिसी अल्टकिसिनर मत है नाम की सहयाती जेरे शिता फने के देना नोटार खमासे रेजी से ही अरियन अंदर अच्छा फेरेट सिंहयान अवमा सा के लिए ऐना ये बहुत ऐसी से आंसर से चाहिए थे। आयनों के जलयोजन पर उनका काम भी अग्रणी था। उन्होंने महसूस किया कि घोल में आयन नग्न कण नहीं होते हैं, वे विलायक अणुओं का एक खोल ली जाते हैं। यह उनकी गतिशीलता और गतिविधि को प्रभावित करता है। नर्स ने इसे अपने सिद्धांतों में शामिल किया। वह हमेशा अपने मॉडल को परिष्कृत कर रहे थे। वह कभी भी मोटे अनुमान से संतुष्ट नहीं थे। वह नई चाहते थे। सटीकता के लिए इस अभियान ने उनके करियर को परिभाषित किया। उन्होंने दुनिया को सटीकता से मापा और संख्याओं में सच्चाई पाई। उनकी संख्या झूठ नहीं बोलती। वाल्थर नंस्ट एक कहानी जो लिखी जानी जारी है। हमारे द्वारा देही से वह आदमी जिसने रसायन विज्ञान में प्रकाश और व्यवस्था लाई, एक सच्ची हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक में वाल्थर नंस्ट की जांच मौलिक थी। उन्होंने दिखाया कि विलायक आयनों के पृथक्करण को कैसे प्रभावित करते हैं। उच्च डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक विलायक आयनीकरण को बढ़ावा देते हैं। यह नर्स्ट थॉमसन नियम है। यह बताता है कि नमक पानी में क्यों घुलता है लेकिन तेल में नहीं। एक सरल लेकिन शक्तिशाली अवधारणा। उन्होंने जटिल को समझने योग्य बनाया। वह विज्ञान के एक महान संचारक थे। उनके व्याख्यान छात्रों से भरे रहते थे। वे उनके हर शब्द पर अटके रहते थे। उन्होंने उन्हें वैज्ञानिक के लिए प्रेरित किया। वे सब वो वैज्ञानिकों के निर्माता थे। उनकी विरासत वो लोग हैं जिन्हें उन्होंने प्रशिक्षित किया और वह विज्ञान जिसे उन्होंने खोजा। वाल्थर नंस्ट ने ज्ञान की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की। यह आज भी जारी है। हम उस प्रतिक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने तरल इंटरफेस की क्षमता का भी अध्ययन किया। यह अजैविक हिलियों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई भविष्य के विकास की उम्मीद की। वह अपने समय से आगे का आदमी था। वाल्थर नंस्ट
nee, het is de antenne met Pemabo Diretse. उनकी दृष्टि स्पष्ट और तीखी थी थी। उन्होंने दुनिया को वैसा ही देखा जैसा वह वास्तव में है। परमाणु और ऊर्जा की दुनिया उन कानूनों द्वारा शासित जिन्हें उन्होंने खोजने में मदद की। वह हम प्रकृति के एक कानूनदाता थे। उनके कानूनों का हर परमाणु द्वारा पालन किया जाता है। Walidi ya na sihane se na tamayiri se seria asapin se dende hai. Tehi hiya na nine ha. Alas ti sove atia maoria siucha sake. Ria ya se histe amar rahe. ये अनाज ही रहते हैं अलियाथरी क्षेत्र में यह अना नलीजी चने सिगेरी साच और अनफसते अलेले हम उनकी प्रतिभा को नमन करते हैं। वादी नाइस थे हम थे से ऐसे ऐसे होता चिराना मेरे